मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं एक जानकारी आप सबको देना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि इस बीच में हम लोगों की 15 दिन की ऑफलाइन की क्लासेस चल रही थी। इस दौरान देश भर से आए हुए नौजवानों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उन सब से बातचीत करने का अवसर मिला। मैंने उनकी समस्याओं को समझा, उनका विश्लेषण किया, उनकी गहराई में उतरने की कोशिश की और उनकी मानसिक संरचना के संदर्भ में यह सब किया। और उनसे बातचीत के दौरान मुझे कुछ तथ्य समझ में आए। वो तथ्य क्या समझ में आए हैं, आप डेली ऑडियो लेक्चर में हो रहे थोड़े से परिवर्तनों के जरिए आप महसूस कर सकेंगे। अलग से मैं उसका उल्लेख करना यहाँ जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अलग से उल्लेख करूँगा तो आपके दिमाग में थोड़ी सी खलबली सी मच जाएगी, जैसे कि पुराना फॉर्मेट बिल्कुल गायब हो रहा है और उसकी जगह बिल्कुल नया फॉर्मेट आ रहा है। ऐसा नहीं है। मैं पुराने ही फॉर्मेट को अब नए तरीके से आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, और ये जो तरीका होगा, विश्वास कीजिए कि आपके ही हित में होगा। अदरवाइज बताइए मैं किसके हित के लिए काम कर रहा हूं। नो डाउट कि इससे मुझे आत्मसंतोष मिलता है, तो ये मेरा अपना हित है और ये हित कोई छोटा हित नहीं है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप सब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझ पर विश्वास करके जो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, आपके विश्वास को बनाए रखना है और इस प्रिपरेशन में आपकी मदद करना है, तो उसे आप महसूस करेंगे, राइट। तो बस इस सूचना के बाद आइए जो कुछ खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। एक खबर आज के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है और मैं समझता हूं कि भले ही वो दूसरों को सामान्य सी खबर लगे, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और वो ये है कि जो हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने महिला और पुरुष क्रिकेटरों के बीच होने वाले भेदभाव को खत्म करने की घोषणा कर दी है। भेदभाव ये होता था कि जो क्रिकेट मैच होते थे उसमें महिलाओं की फीस पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में कम होती थी, और अब उन्होंने बाकायदे इसे समाप्त कर दिया है। और जो अनुबंधित खिलाड़ी होंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन सब की जो फीस होगी वो एक ही जैसी होगी। कितनी होगी, क्या होगी, उन आंकड़ों पर मैं नहीं जा रहा हूं। बस अब एक जो फर्क रह गया है वो ये हो गया है कि महिला और पुरुष क्रिकेटरों से जो बोर्ड सालाना अनुबंध करता है उसकी फीस में फिलहाल अंतर है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक जैसा हो गया है। जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अंतर है, और चूंकि यहां इसकी शुरुआत की जा चुकी है, तो मान करके चलिए कि यह भी जो असमानता है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और एक और जानकारी, अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूजीलैंड ने इसी साल जुलाई में समान मैच फीस की नीति लागू की थी। यानी कि न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने महिला और पुरुष क्रिकेटरों के बीच के भेद को समाप्त किया था। और ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे दूसरे देश भी शायद इस दिशा में कदम बढ़ाएं। और आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ के संविधान में समानता की बात कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अभी ऐसा नहीं कर रहा था। तो देखिए, जो विमेन एम्पावरमेंट है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो यह नया तथ्य है जो आपको अपने उत्तर में डालना चाहिए। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी एक बात कही है, खासकर शौर्य दिवस के अवसर पर। उन्होंने कहा कि वापस लेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, वापस लेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, राइट। ये ऑक्युपाइड कश्मीर का हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। मुझे लगता है कि खासकर उन्होंने ये बात कह के इस विषय को फिर से तरोताजा कर दिया है, और बाकायदे ये आपके हिस्ट्री का अंग है। मैं इस पर बात करने नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मैं केवल इंगित कर रहा हूं कि आप प्लीज जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है, उसका जो इतिहास है, खासकर भारतीय संदर्भ में, उसे जरूर थोड़ा सा देख लें। अभी वहां किस तरह की समस्याएं चल रही हैं उसे भी देख लें। बस इशारे के तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, सही मायने में वो भारत का हिस्सा है। और यहां बाकायदे यहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध करते हैं, आंदोलन हो रहे हैं।
बस इसे आप जरूर एक बार देख लें और यदि बाद में मुझे कभी वक्त मिला तो मैं इस पर बात करूंगा। दोस्तों, अभी रघु राम राजन जो हमारे रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर रहे, उन्होंने एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। प्लीज आप उससे ध्यान दें। उन्होंने एक बात कही है कि सरकार को चाहिए कि जैसे वो सर्विस सेक्टर के लिए लगातार उत्साहित करने वाली नीतियां ला रहा है, उसी प्रकार श्रम प्रधान नौकरियों को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जानी चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रम प्रधान नौकरियों को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, ताकि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है वो थोड़ी कम हो सके। और दूसरी बात इन्होंने जो कही है वो ये है कि सरकार, आपको मालूम है कि सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने से इस वस्तु की जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाती है, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी है वो बाकायदे सर्विस सेक्टर को और एक्सपोर्ट सेक्टर को भी देना चाहिए। सर्विस सेक्टर को भी इसी तरह की सब्सिडी दी जाए ताकि हमारी सर्विसेज बाहर ज़्यादा डिमांड में आ सके, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी बढ़ावा देने के लिए सरकार को नीति लानी चाहिए। जब सरकार ऐसा करेगी तो इनके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इससे भारत में फिर रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रघुराम राजन जी ने कही हैं, इन्हें आप नोट कर लें। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल मैंने आज पढ़ा रुचिर शर्मा जी का, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इनको मैंने रूबरू सुना भी है। इन्होंने जो दो बातें इस पूरे के पूरे आर्टिकल में आपके हिसाब से कही हैं वो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो दीर्घकालिक विकास होता है, लंबे समय तक का जो विकास होता है, हम लंबे समय तक उस दौर से गुजर रहे होते हैं, इसके बाद विकास के चरम पर पहुंचते हैं, या यूं कह लीजिए कि डेवलपिंग कंट्री से हम डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी देश के कितने काम करने वाले लोग, यानी कि कितने कामगार, कितनी पूंजी का इस्तेमाल, कितनी दक्षता से कर रहे हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। मैं उनके वाक्य को आपके सामने रख रहा हूं। दीर्घकालिक विकास इस पर निर्भर करता है कि कितने कामगार, कितनी पूंजी का इस्तेमाल, कितनी दक्षता से कर रहे हैं। इसी से उत्पादकता तय होती है और उत्पादकता से विकास निर्धारित होता है। राइट? इसी आर्टिकल में उन्होंने एक डेटा दिया, मुझे डेटा बहुत अच्छा लगा कि आज दुनिया में 38 कंट्री ऐसे हैं, 38 कंट्री जिन्हें विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहा जाता है। 38। आपके दिमाग में बस थोड़ा सा दर्ज रहना चाहिए। दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट है, पर्यावरण शिखर सम्मेलन। दोस्तों, इसे आप विश्व में पर्यावरण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, ये ध्यान रखें। और दूसरा यह है कि इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जो खासकर दक्षिण एशियाई देशों में जो पर्यावरण की स्थिति है उसको लेकर के बातें कही गई हैं। तो प्लीज़ आप इस रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें जरूर नोट कर लें। आप पढ़ेंगे तो आपकी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए क्योंकि खासकर ये जो रिपोर्ट है भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का उल्लेख भी उसमें बार बार किया गया है। इस रिपोर्ट को बहुत डिटेल में आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसलिए दिमाग को बेवजह उलझाए नहीं कि कहाँ रिपोर्ट मिलेगी, उस रिपोर्ट को हम पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने से भी कुछ नहीं होना है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। आपको मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के खासकर अभी एक सम्मेलन चल रहा है, एक बैठक हो रही है सूरजकुंड में जो हरियाणा में है, और वहां हमारे गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और सम्मेलन का चिंतन शिविर है, आप कह लीजिए। हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर। उन्हें आप ध्यान से सुने क्योंकि आंतरिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल के मेंस में 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आंतरिक सुरक्षा पर है, सीधे सीधे आंतरिक सुरक्षा पर, और एक क्वेश्चन साइबर सुरक्षा पर है। पहली बात उन्होंने कही कि जो अपराध को रोकने की जो जिम्मेदारी है ये केंद्र और राज्य दोनों पर है। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, मतलब कई पॉइंट है, मैं दूसरे तीसरे अपने ढंग से बात कह रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहे हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां भी दी कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सामान्यतः एज ए स्टूडेंट हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो क्या क्या सरकार कर रही है वो आप जान लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो इसे ध्यान से सुने। सरकार लगातार अपराधों को रोकने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है उसका इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। इसमें बाकायदे
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, कैसे उनकी खोज की जाए, पूरा का पूरा एक सिस्टम। ई जेल, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट और ई प्रोसिक्यूशन पर तेजी से काम चल रहा है, यह हमारे गृह मंत्री ने कहा। गृह मंत्री कह रहा तो केंद्रीय गृह मंत्री। हमारे गृह मंत्री जी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा में 2047 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया है कि 2047 तक हम कहां तक पहुंच पाएंगे, और खासकर इनमें आंतरिक सुरक्षा के सभी आयामों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है। इसमें क्या क्या किया जा रहा है? बाकायदे आतंकियों, आर्थिक अपराधियों, ड्रग तस्करों और यौन अपराधियों का देशव्यापी डेटा तैयार किया जा रहा है। इन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, इसके लिए फॉरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बनाया गया है। कुछ कानूनी सुधार भी किए गए हैं। फॉरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बनाया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और विदेशी चंदा कानून में संशोधन करने का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया है। और गृहमंत्री जी ने यह भी कहा है कि सन 2024 तक सभी राज्यों में NIA का कम से कम एक दफ्तर खोला जाएगा। तो ये उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त